हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनी किरण आप लोगों के सामने आज सीटेट ऑनलाइन एग्ज़ाम जो 9/1/2023 को हुए थे वहाँ से मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह क्वेश्चन जो है आपका सीडीपी से है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है। ए में है आनुवांशिकता से, बी में है शिक्षा से, सी में है संस्कृति से और डी में है सामाजिक नीतियों से। अब ऑप्शन ए में है केवल एक, बी में है केवल एक और दो, सी में है एक, दो और तीन, डी में है एक, दो, तीन और चार। तो आपका आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, क्योंकि विकास जो है वह आनुवांशिकता से, शिक्षा से, संस्कृति से और सामाजिक नीतियों से सभी से प्रभावित होता है। चलिए देखते हैं अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है। ऑप्शन नंबर ए है व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है। बी में है अव्यवस्थित रूप में किसी विशिष्ट पल में अचानक से उभर आता है। सी में है पूरे विश्व में सभी बच्चों में एक समान दर से होता है, केवल विद्यालयीकरण के परिणाम से होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सभी बालक का विकास समान नहीं हो सकता है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। अव्यवस्थित रूप से ऐसा भी नहीं है कि बालक का विकास अव्यवस्थित रूप से होता है। केवल विद्यालयीकरण ऐसा नहीं है कि सिर्फ बालक जो है वह विद्यालय में जो पढ़ेगा उसी के अनुरूप उसका विकास होगा, ऐसा नहीं है। तो डी भी नहीं होगा। तो आपका आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि छोटे बच्चों में सामाजिकरण का प्राथमिक कारक या संस्था है और द्वितीयक कारक और संस्था क्या है। मतलब कि प्राथमिक संस्था कौन सा है और द्वितीयक संस्था कौन सा है बालक के विकास में। ऑप्शन नंबर ए में है परिवार और पुस्तकालय, ऑप्शन बी में है अभिभावक का कार्यस्थल या आस पड़ोस, सी में है संचार माध्यम और परिवार, डी में है कानून धार्मिक संगठन। तो देखिए सबसे पहला बालक का विकास यानी कि देखिए बालक का जो जन्म है वह किसी ना किसी परिवार में होता है। तो बच्चे का सामाजिकरण भी यानी कि उसका प्राथमिक संस्था जो है वह कौन सा हो जाएगा, परिवार हो जाएगा। परिवार के बाद आस पड़ोस होता है, लेकिन किसी भी ऑप्शन में परिवार के बाद आस पड़ोस नहीं है, इसलिए आपका आंसर जो है वह ये नहीं हो सकता है। सेकेंड में इसमें पुस्तकालय है, इस वजह से ये हो जाएगा। तो आपका आंसर जो है वह किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, परिवार और पुस्तकालय। देखिए बी में आपका अभिभावक का कार्यस्थल और आस पड़ोस दिया है। बच्चा ऐसा नहीं है कि जन्म लेगा और तुरंत अभिभावक का कार्यस्थल ही चला जाएगा। यहाँ पर अगर पहले परिवार और तब आस पड़ोस होता तो ये हो जाता, लेकिन परिवार नहीं है पहले, इसलिए ये आंसर आपका नहीं हुआ। यहाँ भी परिवार बाद में दिया है, परिवार द्वितीयक नहीं बल्कि प्राथमिक है, तो ये नहीं हो पाया। इसमें भी आपका कानून और धार्मिक संगठन, तो ये भी नहीं होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं। यानी कि बच्चा जो है किस अवस्था में वर्तमान की भी बातों को और भविष्य के बारे में भी स्पष्ट रूप से अपना समझ बना लेता है,
वह कौन सा अवस्था है? देखिए, संवेदी अवस्था, संवेदी गामक अवस्था जो होता है वह 0 से लेकर के 2 वर्ष का होता है। इसमें बच्चा कुछ नहीं बना सकता है, ना उसको वर्तमान की स्थिति पता होती है और ना ही भविष्य की स्थिति पता होती है, तो ये आपका नहीं होगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो है बच्चा उसमें भी नहीं कर सकता है, तो ये भी नहीं होगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या है, वो कि किसी चीज को बना देखता है तो उस चीज को वो समझता है। इसलिए आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है सहज क्रियाएं, ऑप्शन नंबर बी है स्कीमा, ऑप्शन नंबर सी है संकेत, ऑप्शन नंबर डी है अवधारणाएं। देखिए, बच्चा जो है जब कुछ चीज को सोचता है, कुछ चीज़ों का चिंतन करता है और उसके अकॉर्डिंग अपना तर्क को जो बनाता है अपने माइंड में, उस चीज़ को हम लोग स्कीमा कहते हैं। तो आपका आंसर जो है वह किसके साथ जाएगा? स्कीमा के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार डैश विकास को डैश आकार देता या देते हैं? ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक अनुवांशिक कारक, ऑप्शन नंबर बी है संज्ञानात्मक संस्कृति, ऑप्शन नंबर सी है भावात्मक प्राकृतिक कारक, ऑप्शन नंबर डी है शारीरिक या संवेग। तो यहाँ आपका आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, संज्ञानात्मक और संस्कृति। यहाँ पे आपका आंसर बी हो जाएगा कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को आकार कौन देता है? संस्कृति देता है। संज्ञानात्मक विकास को आकार कौन देता है? संस्कृति देता है। यहाँ पे आप झटपट में सामाजिक देख करके, क्योंकि वाइगोत्स्की जो है वह समाज से रिलेटेड थ्योरी दिए हैं, तो आप झटपट में सामाजिक नहीं मारना है। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को आकार कौन देता है? तो संस्कृति देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर बल दिया है? अब यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए में है भाषा, बी में है संज्ञानात्मक द्वंद्व, सी में है सहज क्रियाएं, डी में है स्कीमा। आपका आंसर जो है वह जाएगा भाषा के साथ। लेव वाइगोत्स्की जो हैं वह संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर बल दिए हैं? तो भाषा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि नैतिक विकास का सिद्धांत जो है वह लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, लेकिन और कौन है जिनके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है लेव वाइगोत्स्की, ऑप्शन नंबर बी है जीरोम ब्रूनर, ऑप्शन नंबर सी है जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर डी है बीएफ स्किनर। तो आपका आंसर जो है वह जाएगा जीन पियाजे के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में किस प्रकृति का होना चाहिए? यानी कि एक जो शिक्षण शास्त्री हैं उनको कैसा होना चाहिए? दृढ़ होना चाहिए कि वो जो बोल दिए वही होगा, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। गैर लचीला, ऐसा भी नहीं होना चाहिए।
ये भी गलत है। अनजान, अगर आप बच्चे के बारे में कुछ जानते ही नहीं है तो क्या फ़ायदा, कुछ भी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। लचीला और सुनम्य, यानी कि बच्चों के बारे में बच्चा जो कहे उस चीज़ को जो सुनता है, समझता है टीचर, वैसा होना चाहिए। तो ऐसा ही, तो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, लचीला और सुनम्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि लब्धि IQ परीक्षणों की आलोचना प्रायः क्यों की जाती है? IQ परीक्षणों की आलोचना प्रायः क्यों की जाती है? ऑप्शन नंबर ए है कौशलों की विस्तृत श्रृंखला को मापने की उनकी क्षमता के लिए, प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित। सी में है बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव का अवबोधन, संज्ञान पर भावनाओं के प्रभाव का अतिशय प्राकलन। आपका आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित, यानी कि इसी वजह से IQ की आलोचना की जाती है। आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन है आपका, जब कोई विद्यार्थी किसी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने की प्रक्रिया से जूझ रहा है तो अध्यापक को उसे अपने विचार मौखिक तौर पर अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कहा जा रहा है कि जब कोई बच्चा यानी कि स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन का हल ढूंढने की प्रक्रिया से जूझ रहा है तो अध्यापक को अपने विचार जो है वह ओरली व्यक्त कर सकते हैं, उसको मोटिवेट कर सकते हैं। अब उसका रीजन है, तर्क है, अधिगम तब अधिक प्रभावशाली होता है जब अध्यापक विद्यार्थियों से सफलता की कम से कम अपेक्षा रखते हैं। इसका कहना है कि अधिगम तब अधिक प्रभावशाली होता है जब अध्यापक जो हैं वह विद्यार्थियों से सफलता की कम से कम अपेक्षा रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वह ए की सही व्याख्या करता है। बी में है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर जो है वह ए की सही व्याख्या नहीं है। सी में है ए सही है लेकिन आर गलत है। डी में है ए और आर दोनों गलत है। आपका आंसर जो है यहाँ पर सी के साथ जाएगा। आप यहाँ ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा तो क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में देखिए यहाँ कह रहा है कि अधिगम तब अधिक प्रभावशाली होता है जब अध्यापक विद्यार्थियों से सफलता की कम से कम अपेक्षा रखते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम अपेक्षा रखेंगे किसी स्टूडेंट से कि ये कुछ कर ही नहीं सकता तो वो सफल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आपका आंसर जो है वह सी के साथ जाएगा कि कथन जो है वह सही है लेकिन उसका रीजन जो तर्क जो है वह गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेंडर जो है वह डैश निर्मित है जबकि लिंग यानी कि सेक्स जो है वह डैश निर्मित है। ए में है सामाजिक जैविक, बी में है सामाजिक नैतिक, सी में है नैतिक सामाजिक, डी में है जैविक सामाजिक। तो जेंडर जो है वह सामाजिक निर्मित है जबकि सेक्स यानी कि लिंग जो है वह जैविक निर्मित है। तो आपका आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, सामाजिक और जैविक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में व्यक्तिक विभिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए? ए है उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए, बी में है उनको अनदेखा करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, अनदेखा आप किसी को नहीं कर सकते हैं तो ये गलत है। दमन करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, दमन नहीं करिएगा आप, तो ये भी गलत है।
उनको मिटा देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। तो आपका आंसर जो है वह किसके साथ चला जाएगा? उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए में है विद्यार्थियों के अंकों की व्यापकता का पता लगाना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसका अंकों के बारे में पता लगाने के लिए सब किया जा रहा है, तो गलत हो गया। विद्यार्थियों को सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना, ये कुछ पॉजिटिव लग रहा है। संभाव्य असफल और सफल विद्यार्थियों की पहचान, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ असफल और सफलता की पहचान के लिए किसी का आकलन नहीं किया जाता है। विद्यार्थियों को ग्रेड मान देना, इसके लिए भी नहीं किया जाता है, तो ये भी गलत हो गया। बी ही सही हो जाएगा कि विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित कर सकती है? यानी कि समालोचनात्मक चिंतन को कौन सा ऐसा जो है वह प्रोत्साहित कर सकता है? तो चलिए देखते हैं। प्रश्न का तुरंत उत्तर देने के लिए कहना। ऐसा नहीं है कि प्रश्न का उत्तर अगर तुरंत देगा तो उसमें समालोचनात्मक चिंतन प्रोत्साहित होगी, तो ये तो गलत हो गया। विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना, ये पॉजिटिव लग रहा है। विद्यार्थियों से बंद अंत वाले प्रश्न पूछना, नहीं। देखिए बंद अंत वाला क्वेश्चन हो जो है वह प्रश्न है जिसमें बालक जो है वह एक शब्द से दो शब्द में आंसर देकर के निकल जाएगा, तो वो बंद अंत वाला प्रश्न है। तो कभी भी बालक का जो है समालोचनात्मक विकास बंद अंत वाले प्रश्न से नहीं बल्कि मुक्त अंत वाले प्रश्न से होता है। विद्यार्थियों में प्रश्न पर अंतःक्रिया को निरुत्साहित करना, ऐसा नहीं है। जब तक आप उत्साहित नहीं कीजिएगा अंतःक्रिया मतलब होता है एक दूसरे से इंटरेक्ट करना। जब भी बालक एक दूसरे से इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएगा तो उसका विकास वैसा नहीं हो सकता है। तो आपका आंसर जो है वह बी के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुविधा वंचित समूहों से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है? अवरोध का मतलब है कि कोई रुकावट। ऑप्शन नंबर ए में है रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं, बी में है बाल केंद्रित उपागम, सी में है रचनात्मक आकलन और डी में है व्यक्तिक विभिन्नताओं का ध्यान रखना। देखिए ये सब पॉजिटिव है। बाल केंद्रित उपागम तो ये तो रुकावट नहीं, ये तो और बढ़ावा ही देगा, तो ये अच्छी बातें हैं, तो ये नहीं हो सकता। रचनात्मक आकलन ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी नहीं हो सकता। व्यक्तिक भिन्नताओं का ध्यान रखना ये भी पॉजिटिव बात है। तो नेगेटिव में आपका क्या आ जाएगा? रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं। आपका आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पठन वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल में चुनौती का कारण बनता है? स्केच बनाना, बी में है वाचन और सी में है देखना और डी में है सुनना। देखिए पठन वैकल्य जो है वह पढ़ने से संबंधित है। स्केच बनाने का काम तो हम लोग हाथों से करते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है। जबकि आपका जो ये एग्ज़ाम हुआ है इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए ही दिया हुआ है, बट ए आपका नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे पढ़ने से संबंधित है, तो स्केच बनाने से इसका क्या रिलेशन है? तो ये लगता है कि गलत आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में है वाचन, तो हमको कहीं ना कहीं वाचन से लगता है कि इसका आंसर जो है यह वाचन होना चाहिए। सी में है देखना, तो देखना नहीं हो सकता पठन वैकल्य में। डी में है सुनना, नहीं हो सकता है। तो आपका आंसर जो है वह किसके साथ चला जाएगा? वाचन के साथ चला जाएगा, बी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। किसके साथ जाएगा? बी के साथ जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृष्टि बाधित विद्यार्थियों को सहजता के साथ शामिल करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। यानी कि एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको दिखता सही ढंग से दिखता नहीं है, तो उसे क्या करना चाहिए। जितनी अधिक संभव हो सके अधिक से अधिक सूचनाएं श्याम पट पर लिखनी चाहिए। अरे भैया, अगर स्टूडेंट को दिख ही नहीं रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा श्याम पट यानी कि ब्लैक बोर्ड पे लिखने से क्या फ़ायदा है, तो ये तो नहीं होगा। कक्षा में समर्थक उपकरणों का प्रयोग बाधित करना चाहिए। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि जो दृष्टिबाधित का उपकरण है उसी चीज़ को अगर आप यानी कि बंद करवा रहे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है। लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करना चाहिए। यस, आपको क्या करना चाहिए, जो चीज़ लिख रहा है, जब कोई टीचर कोई किसी चीज़ को लिख रहे हैं तो उस चीज़ को बोल के उन्हें संप्रेषित करना चाहिए, जिससे बच्चा जो है वह आसानी से समझ सके। नेक्स्ट में है कि इन विद्यार्थियों को केवल बहुत ही सरल से कार्य देने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि उसको आसानी वाला कार्य दे दीजिएगा तो वो आसानी से कर लेगा। तो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वलीनता विकार से। स्वलीनता का मतलब होता है ऑटिज्म। ऑटिज्म में बालक जो होता है वह खुद में ही लीन रहता है। बालक जो है वह क्या करता है, खुद में ही लीन रहता है। उच्च जूझते विद्यार्थी की प्रतिनिधिक पहचान विशेषता निम्नलिखित में से क्या है। उच्च रूप से विकसित सामाजिक कौशल। अरे भैया, अगर वो उसमें उच्च रूप से विकसित सामाजिक कौशल होता तो उसे ऑटिज्म क्यों होता, वो स्वलीन ही क्यों होता। बी में है आवेगशीलता, नहीं। सी में है अवरुद्ध संप्रेषण कौशल। डी में है औसत से ऊपर बुद्धि लब्धि स्तर। आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा कि उसका जो अवरुद्ध संप्रेषण कौशल है वह किसी और के साथ संप्रेषित नहीं कर पाता है, यानी कि किसी और के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बच्चों में प्रतिभाशीलता किस प्रकार से परिलक्षित होती है। ऑप्शन नंबर ए में है बुद्धि का निम्न स्तर, बी में है बोधगम्यता का उच्च स्तर, सी में है कार्यों को आसानी से छोड़ देना, डी में है छोटे छोटे कार्यों को ध्यान केंद्रित करके कर पाने की अक्षमता। तो आपका आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, बोधगम्यता का उच्च स्तर, यानी कि वो किसी चीज़ को अच्छे से समझ सकता है, बोध कर सकता है अच्छे से, तो ये प्रतिभाशालिता बच्चे की पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कथन में है विद्यालयों को नवीन ज्ञान के सृजन की ओर लक्षित पाठ्यचर्या पर बल देना चाहिए। तर्क में है बच्चों में अध्यापक के सहयोग से नवीन ज्ञान के सृजन और उसकी व्याख्या करने की क्षमता होती है। कथन है कि नवीन ज्ञान के सृजन की ओर लक्षित पाठ्यचर्या पर बल देना चाहिए, और तर्क में है कि बच्चों में अध्यापक के सहयोग से नवीन ज्ञान के सृजन और उसकी व्याख्या करने की क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर ए है, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वह ए की सही व्याख्या करता है। बी में है ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है वह ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी में है ए सही है लेकिन आर गलत है। डी में है ए और आर दोनों गलत है। तो आपका आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वह ए की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्यालयों को किस पर बल देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में है कि सीखी गई
सामग्रियों को ज्यों का त्यों कह देना, इससे तो कुछ हो नहीं सकता, तो ये तो गलत है। पाठ्य पुस्तक से सीखना पॉजिटिव है बट उतना पॉजिटिव नहीं है। संदर्भ रहित अधिगम, ये तो फुल्ली नेगेटिव है। डी में है रचनात्मक अधिगम। यस, बच्चा को क्या होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए, कुछ हटके करेगा बच्चा, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए में है स्व अधिगम के लिए अवसरों को कम कर देना, बी में है स्व आकलन हेतु अवसर देना, सी में है विद्यार्थियों में प्रतियोगी भावना को बढ़ावा देना, डी में है मानकीकृत पाठ्यचर्या का अनुसरण करना। तो आपका आंसर जो है इसमें ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा कि स्व आकलन हेतु अवसर देना। बच्चा जो है वह खुद को आकलित कर सके कि वह क्या सीख रहा है, कैसे क्या चीज़ कर रहा है। यहाँ पे आपका ये तीनों ऑप्शन नेगेटिव है, क्योंकि स्व अधिगम के लिए अवसरों को कम कर देना नहीं, बच्चा का स्व अधिगम के लिए अवसर को बढ़ावा देना चाहिए। प्रतियोगी भावना को बढ़ावा देना नहीं, बच्चे में कभी भी प्रतियोगी भावना को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मानकीकृत यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम को अनुसरण करना नहीं, ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर जो है वह बी के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए में है, यानी कि अभी कथन असर्शन जो है वह कह रहा है कि अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को योग्यता का सत्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करे। अध्यापक को क्या चाहिए कि वह विद्यार्थियों को योग्यता का सत्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करे। तर्क यानी कि रीजन में कहता है कि योग्यता का अस्तित्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विद्यार्थियों को अधिक प्रभावशाली तरीके से सीखने के लिए अभिप्रेरित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वह ए की सही व्याख्या करता है। बी में है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर जो है वह ए की सही व्याख्या करता है। सी में है कि ए सही है लेकिन आर गलत है, और डी में है ए और आर दोनों गलत है। तो आपका आंसर जो है वह डी के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों गलत है। ए और आर दोनों गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान में अवरोध पैदा की संभावना है। ऑप्शन नंबर ए में है कार्यात्मक स्थिरता, बी में है संज्ञानात्मक सुनम्यता लचीलापन। ये तो आपका पॉजिटिव है तो ये तो नहीं हो सकता। अब सारी चिंतन ये भी पॉजिटिव है, और डी में है विमर्शात्मक लेखन यानी कि उसके अनुसार अपना विचार विमर्श प्रयुक्त करना, ये भी पॉजिटिव है। तो आपका आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, कार्यात्मक स्थिरता। किसी चीज़ में अगर स्थिरता आ जाएगी तो समस्या है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापकों को चाहिए कि वे विद्यार्थियों की भ्रांतियों की पहचान करें और उनको अनदेखी करने के बजाय उन पर चर्चा करें। ये तो आपका पॉजिटिव है कि विद्यार्थियों की भ्रांतियों की पहचान करे और उसका अनदेखा ना करे बल्कि उस पर चर्चा करे। तर्क रीजन है कि ये भ्रांतियाँ वैकल्पिक अवधारणाओं के रूप हैं जो अक्सर विद्यार्थी अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके आधार बना लेते हैं और ये अधिगम की प्रक्रिया में अर्थपूर्ण हैं। ऑप्शन नंबर ए है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वह ए की सही व्याख्या करता है। बी में है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर जो है वह ए की सही व्याख्या नहीं है।
सी में है ए सही है लेकिन आर गलत है। डी में है ए और आर दोनों गलत है। तो आपका आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर जो है वह ए की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है ये, भावनाएं, इमोशन। इमोशन क्या है? ऑप्शन ए है अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं परंतु स्मृति पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये पॉइंट जो है आपकी स्मृति पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये नेगेटिव है। अधिगम पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती, बिल्कुल डालती है। आपका जैसा इमोशन है, अगर आप भय में हो तो किसी चीज़ को आप आसानी से नहीं समझ सकते, गुस्सा में है तो नहीं समझ सकते, लेकिन अगर आप खुशी में हैं तो आप उस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन स्मृति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, तो ये दोनों अगर प्रभावित रहता तो सही रहता। सी में है अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं साथ ही साथ स्मृति को भी। यस, ये जो है वह अधिगम को भी प्रभावित करती है और साथ ही साथ स्मृति को भी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी सीखने के प्रति अभिप्रेरित होते हैं यदि कार्य अप्रासंगिक हो। ऐसा नहीं हो सकता कि कार्य अगर आपके अनुरूप ही ना हो, आपके लिए कोई प्रासंगिकता रखती ही ना हो, तो आप तो अभिप्रेत नहीं करेगी वो, तो ये तो गलत हो गया। बी है बिना किसी चुनौती वाला हो। ये भी नेगेटिव पॉइंट है भैया। जब तक कोई चुनौती नहीं रहेगा तब तक किसी कार्य को करने में कोई मज़ा ही नहीं है। बहुत ही अमूर्त हो, यानी कि एकदम से सिर्फ और सिर्फ सोचने वाली चीज़ हो, तो वो भी नहीं हो सकता। उनके जीवन से संबंधित हो। आपका आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। जब जीवन से संबंधित होता है कोई चीज़ तो उस चीज़ को सीखने में ज़्यादा मज़ा आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की अनदेखी करनी चाहिए। बी में है वाक्य विन्यास और संरचना स्पष्ट नहीं करनी चाहिए। सी में है अधिगम के प्रति सामान्यीकरण और निस्तारण को कम करना चाहिए। डी में है विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए। तो आपका आंसर जो है कि विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए, क्योंकि पूर्व ज्ञान की अनदेखी करके आप किसी भी विद्यार्थी के अधिगम को सहज नहीं बना सकते, क्योंकि पूर्व ज्ञान से को देखा जाए तभी उसका अधिगम सहज और सुगम हो सकता है। वाक्य विन्यास और संरचना स्पष्ट नहीं करनी चाहिए, यह भी नेगेटिव पॉइंट है। अधिगम के अति सामान्यीकरण और विस्तारण को कम करना चाहिए, यह भी नेगेटिव पॉइंट है। तो आपका आंसर जो है वह डी के साथ जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए है पहले पढ़ाए गए विषय से ज्ञान को संबद्ध करना। बी में है विद्यालयी संस्कृति से विमुखता का भाव। सी में है बहुसंवेदी उपागम का क्रियान्वयन और डी में है रचनावाद पर आधारित शिक्षण शास्त्रीय। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, विद्यालयी संस्कृति से विमुखता का भाव। क्योंकि ये जो है विमुख, अगर आप किसी से विमुखता और उसमें भी विद्यालयी संस्कृति से रहेंगे विमुख, तो आपका क्या होगा? अधिगम में बाधा उत्पन्न होगी। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स यहाँ तक साथ देने के लिए। आप देखिएगा ये आपके सीटेट के लिए बहुत ही उपयोगी है। आपका क्वेश्चन जो है, अब तो ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा बट आपका क्वेश्चन का पैटर्न कुछ इसी टाइप से रहेगा। थैंक यू।